बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सबसे मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान की सियासत ने इस वक्त जो रुख इख्तियार कर लिया है वो काबिल अफसोस है, क्योंकि मकबूल लीडर्स अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए अवाम को नफरत और तकसीम पर नहीं पालते। बड़े लीडर्स अदालती फैसलों को हवा में नहीं उड़ाते और अदालतों पर जत्थों की शक्ल में हमला आवर नहीं होते, बल्कि आइन और कानून के एहतराम में सर झुकाते हैं और अपना केस मेरिट पर लड़ते हैं। जमान पार्क को 9-0 की तरह नो-गो एरिया बनाकर अपने कारकुनों को मुश्ताइल करके सिक्योरिटी अफसरों पर हमला आवर होने की तरगीब देकर और लोगों के जहनों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरकर उनकी क़यादत को मुसलसल टारगेट करके जमान पार्क में मुबैना दहशत गर्दों को रखकर अदालती अहकामात को पैरों तले रौंद कर जनाब इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं बल्कि बदकिस्मती से खुद शायद एक मसला बनते जा रहे हैं। पिछले एक साल से पाकिस्तान फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर फौज के इदारे को न सिर्फ अवाम में गैर मकबूल करने की कोशिश करते रहे, बल्कि अफवाज के अंदर भी बगावत की साजिश करने के इल्ज़ाम में उनके अपने रहनुमा पकड़े गए। नाम ले लेकर गद्दार और मीर जाफर, मीर सादिक कहा गया। साबिक क़यादत तो एक तरफ, मौजूदा क़यादत और अफसरान को भी निशाना बनाया गया। डीजीसी पर बगैर किसी ठोस सबूत के अपने कत्ल की साजिश तक का इल्जाम लगा दिया गया। इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं, ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। गुज़िश्ता रोज कैमरों के आगे बैठकर अपने मुश्ताइल सपोर्टर्स के सामने सिक्योरिटी इदारों के अफसरान को बेगैरत कहा गया। कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। बदनीयत और बेगैरत लोग हैं ये जो आईजी है सबसे बड़ा। और आज जनाब फवाद चौधरी मीडिया के सामने ये कहते पाए गए कि उन्होंने तो कभी पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई। शहबाज शरीफ साहब का तो काम है हर वक्त जो है वो बूट पॉलिश करना, लेकिन उनको मैं बता दूं आपका ये बयान बुनियादी तौर के ऊपर अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की एक और कोशिश। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन ना हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं कि आर्मी चीफ का इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है तो फौज कमजोर होती है और फौज कमजोर होती है तो मुल्क कमजोर होता है। सियासत में तशद्दुद के अंसर का तासुर बहुत कम हो गया था, लेकिन जमान पार्क में होने वाले वाकयात ने एक मखसूस सियासी जमात के अस्करी विंग की याद ताज़ा कर दी। एक दफ़ा फिर से तनकीद करने वालों को लसानियत पसंदी के ताने दिए जा रहे हैं। एक ऐसे कल्चर को मुतारिफ करवाया जा रहा है कि अगर किसी सिक्योरिटी इदारे ने जनाब इमरान खान का साथ ना दिया, किसी जज ने खिलाफ फैसला दे दिया, उस पर चढ़ दौड़ो, हमला करो, पेट्रोल बम मार दो, उसको धमकाओ। इस सारी मुहिम में बदकिस्मती से उनके करीब तरीन साथी और रहनुमा भी शामिल हैं। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इसकी मिसाल हमने ना सिर्फ जमान पार्क में देखी बल्कि इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौका पर अदालत में हंगामे की सूरत में भी देखी गई। जनाब इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स के जहनों में इतना जहर भर दिया है कि ना आज वो अदालतों का एहतराम करना चाहते हैं और ना सलामती के जामिन इदारों का। एक तरफ उनको हर बुराई का जिम्मेदार ठहराते हैं और फिर दूसरी जानिब उनसे मुलाकात के लिए बेताब है। मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए, हम तो करना चाहते हैं। जनाब इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कहा था कि मैं बाहर निकल कर और भी खतरनाक हो जाऊंगा। खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इनका यह बयान दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन इस हुकूमत या मुखालिफ सियासी जमातों के लिए नहीं, क्योंकि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। क्या इमरान खान साहब को इस बात का एहसास नहीं है कि उनका बयानिया
पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहा है और मुल्क की सलामती और बका के लिए वाकई एक खतरा बनता जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया के रवैये से भी आइंदा के लिए सियासतदानों को यही सबक मिल रहा है कि ताकत और सियासी शिद्दत पसंदी के जोर पर सियासत की जाए, अदालती फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाए और जब रियासत उन पर अमल दरामद करवाने जाए तो उनको डंडे मारे जाए, पेट्रोल बम से हमला किया जाए और बैनुल अक़वामी मीडिया में सरीहन झूठ बोलकर हमदर्दियां वसूल की जाए। और इस सारे खेल तमाशे में कोई जनाब इमरान खान की मुबैना करप्शन की बात नहीं कर रहा। अदालतों की सारी तवज्जो जनाब इमरान खान की अदालत में हाजिरी पर लग रही है। कभी भरी अदालत से फाइल गुम हो जाती है और किसी को खबर नहीं होती। हुकूमत की कारकर्दगी भी सिर्फ इतनी है कि हर वाक़े के बाद एक बयान आ जाता है कि फ़लाँ को बड़ी तशवीश है और फ़लाँ ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फ़लाँ ने बहुत मज़म्मत की है। जो अफराद और अनासर आज पाकिस्तान की इस तबाही में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसे तजर्बे पहले भी हो चुके हैं और बुरी तरह फेल हुए हैं। ऐसा न हो कि खुदा न खास्ता खाकम मदन इस बार पाकिस्तान फेल हो जाए, इसलिए एहतियात करें। अरब स्प्रिंग के नाम पर जो तबाही शाम और लीबिया में आ चुकी है, उससे सबक सीखें, पाकिस्तान को सोचें, क्योंकि रेड लाइन कोई सियासी लीडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मदर अब्बास साहब, अगेन अ बिग नेम, पाकिस्तान के मायनात सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खुर्रम साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू सर। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी जमात के हवाले से, उनके तर्ज़ सियासत के हवाले से आपका ओपिनियन, आपकी पोजीशन, आपकी जमात की, आपकी हुकूमत की जिसका आप हिस्सा हैं, वो अपनी जगह। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं निकलता हूं तो मेरे पे 10 FIR हो जाती हैं, 100 के करीब FIRs हो गई। आज उनके पार्टी के जितने फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, दे आर अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज ऑन द रन। को FIR हुई हुई है, ATC का पर्चा हुआ है, कोई अपनी जमानतें कराने के चक्कर में है। लेकिन नुक्ता एक है जो कि वो बुनियादी तौर पर उठाते रहे, और वो ये कभी आप साफ शफाफ इंतखाबात के नकाद के ऊपर आप एग्री कर जाएं। अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, वो आप इलेक्शन होने दें। तासुर ये बार बार इमरान खान साहब देते हैं कि आप ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है इमरान खान से जीत नहीं सकते, लिहाजा अब आप बसद-ए-रहम ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि कभी आप उनके घर के घेराव करेंगे, वो घर से चले जाएंगे तो आप उनके घर पे धावा बुलवा देंगे, और ये सब कुछ आपकी क़यादत की ख्वाहिश पर हो रहा है। खुर्रम साहब, इज इट जस्टिफाइड? ये सियासी, आप भी सियासी कारकुन हैं, बड़ी सियासत की है आपने, ये FIR होना, बंदे पकड़ो दकड़ो, ये इज इट जस्टिफाइड? जिस किस्म के जत्था बरदार, जो डंडा बरदार जत्थे थे, इनके जरिए इमरान खान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलावर हुए हैं, इससे पहले या तो हमने हालिया बिल्कुल तारीख में 2021 में TLP को देखा था, या उससे पहले मैं आपको नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि 2014 में भी यही डंडा बरदार जत्था जो है उसने इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब किया था, पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। यही डंडा बरदार जत्था जो है वो 31 अक्टूबर 2016 को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लेकर पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पर हमलावर हुआ था। अटक पुल पे आपको गुमसान का रन अगर नहीं याद तो दिखाना चाहिए अपने नाजरीन को। और यही मुसल्ला जत्था जो है, ये ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 25 मई 2022 को भी इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तो अभी ये जमान पार्क के अंदर से अगर हमलावर हुआ है, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकारों को जख्मी होना हमने अभी TLP के दौरान देखा था, जब 200-250 से ज्यादा जो थे, या इससे पहले जब इमरान खान साहब के साथ इनके कजन जो हैं ताहिरुल कादरी साहब, वो उस मार्च में 2014 में निकले थे और उन्होंने कीलों वाले डंडों से दर्जनों पुलिस वालों को जख्मी किया था। ये एक मुसल्ला, मुश्ताइल और हथियारों से लेस जत्था है, जिसका असल तर्जमा अगर अंग्रेजी में करें तो एक फॉसिस्ट जमात जो है पिछले 9 साल से पाकिस्तान पर हमलावर है।
और उनकी भी वही तवक्को है जो 1930 में हिटलर की थी कि मेरे पास चूंकि लोग भी हैं, मेरे पास डंडे भी हैं, मैं अपने एहलकारों के जरिए पुलिस की गाड़ियां लाहौर की नहर में फिकवा भी सकता हूं, मैं पेट्रोल बम पे फेंक के जख्मी कर सकता हूं, मैं जदोकोब कर सकता हूं एनफोर्समेंट को, और मैं अपने जत्थे के जोर पर अदलिया के ऊपर हमलावर और असर आवर भी हो सकता हूं। तो लिहाजा जो मैं कहूंगा वही होगा। तो अगर उनका ये ख्याल है, और ये हमें बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि शायद अदलिया पर इस जो वायलेंट ऑन स्लॉट है उसका असर भी है, कुछ दूसरे इदारों पर भी ऑन स्लॉट का असर है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत तो बनी इसीलिए थी कि हमें फॉशिज्म जो हमें नजर आ रहा था बढ़ेगा, वो उसको रोकना था। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। बट देयर इज रियलिटी टू इट आल्सो। खुर्रम साहब, ठीक है, आप उन्हें फाशिस्ट कहें, आप उन्हें शिद्दत पसंद कहें, मुसल्ला सियासी जमात कहें, ये आपका इस्तेकाक है, ठीक है, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर अलाउ मी टू आस्क यू, अलाउ मी टू आस्क यू, डंडे लेकर हमलावर है सर। बात ये है 2014 से, देखिए उनका जो किरदार है वो तो सबके सामने है ना, ये रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये चीज, मैं इसको आई कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट के वो जो करते रहे हैं, बट मेरा सवाल ये है कि आप उन्हें फाशिस्ट कहें, आप उन्हें जो मर्जी लेबल करें, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है ही इज अ लॉट मोर पॉपुलर देन यू ऑल आर। उन्होंने पिछले 30 में से अगर 37 बाय इलेक्शन हुए, 30 उन्होंने जीते हैं, उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, उनके पास वोटर ट्रांसफॉर्मेशन है, वोट उनके सपोर्टर ने वोट के अंदर सबको ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी सियासी क़यादत के साथ वो खड़ा है। वो आज आपसे इलेक्शन मांगते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन मांगते हैं। आप क्या उन्हें ये बात इंश्योर अगर कर दें कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब इधर उधर की बात कर जाते हैं, पंजाब के अंदर शेड्यूल अनाउंस होता है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हाँ इलेक्शन होना भी है या नहीं होना। तो इमरान खान की ये बुनियादी बात जिसके हैं झगड़ रहे हैं सबसे, वो तो दुरुस्त है कि भाई साफ शफाफ इलेक्शन तो उनका हक है, ये तो हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको डिसएनफ्रेंचाइज ना किया जाए। अगर वो वोट देना चाहता है तो ये उसका इस्तेकाक है, उसको वोट देने का हक दिया जाए, इलेक्शन साजगार माहौल में कराए जाए। अगर आप ये इंश्योर कर दें तो शायद लड़ाई कम हो जाए। देखिए जी, जिस बुनियाद पे आपने ये दावा कर दिया कि वो बड़े पॉपुलर हैं, वो बुनियाद वो साफ और शफाफ इलेक्शन है जो हमने करवाए हैं। याद रखिए, हमने जो है जिस पिछले साल जुलाई में जिस जहां से ये सारी बुनियाद, और हर शख्स जो है वो अब सजदा रेज है उस मकबूलियत के सामने। मकबूलियत पाकिस्तान के कवानीन को रोंद नहीं सकती, ये बड़ा वाजे होना चाहिए। मकबूलियत के दावे आईने पाकिस्तान को रोंदने का इस्तेकाक नहीं देते। मकबूलियत आपको 60 पुलिस अफसरों को जदोकोब करने की अथॉरिटी नहीं देती। ठीक है, दैट सेट 30 अप्रैल डेट सेट है। मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या है, लेकिन पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। तमाम प्रोसेसेस जारी हैं, हमारे लोगों ने कागजदार जमा लगाए, उन्होंने स्क्रूटनी करवाई है। अनकरीब जो है वो जो पूरा प्रोसेस अगला है वो भी हो जाएगा। तो मुझे तो एज आई सी इट कोई रुकावट नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन के रास्ते में होगी। अगर कोई रुकावट है, मुनीफ साहब ये बात वाजे होनी चाहिए, जी। वो पाकिस्तान की सड़कों पर जितनी भी बदअमनी है, तशद्दुद है, वो इमरान खान का पैदा किया हुआ है। हमारी तरफ से तो कोई तशद्दुद नहीं है। ये बात बड़ी वाइटल है जो आपने फरमाई है अभी खुर्रम साहब। आपने कहा कि आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, फाइन, बट जो इधर उधर से बयानात वजारत खजाना की जानिब से आते हैं, इलेक्शन कमीशन को डिनाई कर दिया जाता है कि उनको पर्सनल भी नहीं शायद मिल सकते, या वो सब कुछ नहीं हो सकता जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन उन्होंने करवाना है, आइन के तहत तमाम इदारों ने इलेक्शन साफ और शफाफ कराने के लिए फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को। बट हैविंग सेड दैट, आप ये कह रहे हैं आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं और आपको इलेक्शन होते हुए बाकी नजर आ रहे हैं। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट, बट अलाउ मी टू नहीं, देखिए हम आईने पाकिस्तान ठीक है को डिफेंड करेंगे और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को जो भी जरूरियात चाहिए साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ सरमाया और अहलकार नहीं चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए सड़कों पर अमन होना भी जरूरी है।
और उस अमन में सबसे बड़ा नुक्स डालने वाले का नाम इमरान खान है। अच्छा चले, ये नुसरत जावेद साहब, ये फिर शायद कोई समझ का भी मसला है कि इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही। खुर्रम साहब ने तो इतना सादा मामला उसको रख दिया है हमारे सामने कि भाई इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब में भी होने जा रहा है, केपी के अंदर चले अभी भी वो मसाइल हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन करे, इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब की असम्बली का और कोई रुकावट नहीं है। हाँ, खुर्रम साहब कहते हैं रुकावट वो शिद्दत पसंदाना रवैया है और सड़कों पर जो अफरा तफरी है जिसकी वजह इमरान खान साहब है। तो फिर इमरान खान साहब का ये जो मुद्दा है कि भाई मैं तो इलेक्शन चाह रहा हूं, ये साफ इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि ये मुझसे जीत नहीं सकते। इमरान खान साहब को फिर कोई गलतफहमी है, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम करवाएंगे भी, जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है हम पूरी करवाएंगे। देखिए, बात यह है मुनीब भाई, 30 अप्रैल वाकई तारीख़ तय हो चुकी है, इंतखाबी प्रोसेस भी ऑन है। ये सही फरमा रहे हैं खुर्रम साहब कि जी स्क्रूटनी वगैरह का अमल भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है। उसके बावजूद शुएब बिन अज़ीज़ का एक शेर है, वो आज से चंद दिन पहले मैंने एक टीवी शो में कहा था, आपके यहाँ दोहरा देता हूँ, शब गुज़रती दिखाई देती है, शब गुज़रती दिखाई देती है, दिन निकलता नज़र नहीं आता। वाह। तो उसकी वजह क्या है वो भी हो सकती है जो खुर्रम साहब कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब भी अपने दिल से फिल वक्त महज पंजाब की सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे। अच्छा। वजह उसकी ये है कि उनका ये ख्याल है कि दीगर इदारों की अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर, उनके नुक्ता निगाह से मैं ये कह रहा हूँ, उसमें ये होगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका किरदार उसमें बढ़ जाएगा और वो उनके इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब का जो हतमी हदफ है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचना है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है। दुरुस्त बात। उनको बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के इंतखाब चाहिए और वो जो ये हंगामा आराई कर रहे हैं सर, उसकी हम असल वजह नहीं समझ रहे। वो जो अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे हैं, उन्हें ये खदशा लाहक है कि सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, चूँकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ता हयात नाअहल हैं, तो उन्हें भी ऐसे प्रोसेस में डाल दिया जाएगा जिसकी वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं होंगे और हुकूमत या रियासत ये दावा कर पाएगी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। असल बात जो है जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे वो ये कि इमरान खान साहब उस प्रोसेस को जो मुबैना तौर पर या मुमकिना तौर पर उनकी नाअहली की तरफ ले जा सकता है, उसको प्रिवेंट करने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। और ये उनकी कामयाबी है, उनकी विक्ट्री है। उसको अगर कोई एक्नॉलेज करने को तैयार, देखिए ना, वो प्रोसेस शुरू होना था, आप जब से सुन रहे थे इस हुकूमत के बही खाहों से और उनसे भी जो आजकल बहुत करीब माने जाते हैं, उन कुव्वतों के जो कि न्यूट्रल हो चुके हैं, वो ये कहते थे साहब ये केस तो ओपन एंड शट केस है, बस इनकी पेशी होनी है, फर्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, 3-4 पेशियों की मार है। उस पेशी में वाक़या ये हुआ है साहब के फ़ाइल बाहर आई है, उस पर दस्तखत हुए हैं और जो हाज़री के मुतरादिफ तस्वुर किए गए हैं, और उसके बाद कम से कम मुझे ये इल्म नहीं है कि क्या वो फाइल भी मुतल्लिका जज साहब तक पहुंची है या वो रिकंस्ट्रक्ट हो गई है सर। फाइल अब वो कहते हैं जज साहब ने इमरान खान साहब फाइल। अच्छा चलें जी, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जी, मैं इसलिए इमरान खान साहब को विक्टर समझता हूँ कि उनका जो वो ये था कि वो प्रोसेस ही शुरू ना हो जो सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जा पाए। बिल्कुल उसमें वो कामयाब हैं
और वो कामयाब रहेंगे। ये सर नाअहली खुर्रम साहब की लेड हुकूमत की है या बस ज़मीनी हालात ही ऐसे हैं कि खुर्रम साहब की हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं है? ये आके बाद में मजम्मत और तशवीश का इजहार ही कर सकते हैं जो से हुकूमत नॉर्मली करती है, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है। क्या इनका भी कोई किरदार है उसमें? फाशिज्म के आगे सब सजदा रेज़ हो जाए, हम शुड बी गिवन, शुड बी बाउ टू नो नो, आई डोंट वांट यू टू डू दैट, बट द सवाल ये है ना सर के आगे जो है हम बाउ नहीं करेंगे, हम सजदा रेज़ नहीं होंगे। सर आप सजदा रेज़ ना हो पर कुछ कीजिए तो सही ना हुजूर वाला। यू आर द स्टेट, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द वन इन द गवर्नमेंट। आप नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं करूंगा ना। अगर कानून का नफाज आप नहीं कर पाएंगे तो मैं करवाऊंगा सर। आपने करवाना है ना सर। अगर कोई इनेबिलिटी है तो वो आपके पार्ट पे है, मेरे पार्ट पे नहीं है। अगर आप एक अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते या आप रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, देन यू आर द वन, आई एम सॉरी टू से, एट फॉल्ट। वी आर नॉट द वन एट फॉल्ट। अगर मुल्क में तमाशा लग गया और जमान पार्क के इर्द गिर्द जो रिहायशी हैं वो बेचारे सिर पीट रहे हैं, उस जगह से कोई गुजर नहीं सकता दोपहर को, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन हु इज एट फॉल्ट सर? या तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए। जी मैं यही जिम्मेदारी है हमारी कि हम इस फाशिज्म के आगे सजदा रेज ना हो। बहुत सारे मीडिया में लोग सिर्फ उस मकबूलियत का एक देवता बनाकर कह रहे हैं कि जी बस जो कहते हैं वो ठीक करते हैं। जो अदालत के ये कहना कि जी इमरान खान कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन वो क्या कामयाब किसी आईनी और कानूनी तरीके से हुए हैं? वो अपने डंडा बरदार, हुलेल बरदार, पेट्रोल बम बरदार जत्थे के तशद्दुद की वजह से, जो लफ्ज कामयाबी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने तशद्दुद की वजह से जो भी कामयाबी उनको हासिल हुई है, और ये कामयाबी नहीं है, इसके भी नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ठीक सर। अच्छा बट ये जो बात अभी खुर्रम साहब ने रेज की और नुसरत साहब ने, मज़ साहब मुझे ये मैसेज तो फिर हमने ये दे दिया, प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया। देखिए पीडीएम का जलसा था, आपको याद होगा मज़ साहब मुझसे बेहतर कि इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बाजवा साहब फॉर्मर आर्मी चीफ उनका नाम लिया, फॉर्मर DGISI का नाम लिया, तो सर किसी ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ कहा जी कि नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, इदारों के लिए बड़ा ये हार्मफुल होता है और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने रेड लाइंस क्रॉस कर दी। पिछले 1 साल के अंदर इमरान खान साहब ने मीर जाफर, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। आज भी वो कहते हैं कि एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है जी जो ये मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है। ऊपर से फिर ये तर्ज अमल के आपके खिलाफ अगर कोई अदालती वारंट है, उसकी एग्जीक्यूशन है, तो आपने उसको कैसे, बकौल नुसरत साहब के, आपने उसे कामयाबी से अवॉइड किया है और वो प्रोसेस शुरू नहीं होने दिया। रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकी। क्या ये मिसाल कायम हो गई है सर फिर बाकी सियासी जमातों के लिए कि फाइन, डू इट लाइक दिस इज द वे टू डू इट? शुक्रिया मुनीब। देखिए पहली चीज तो ये कि हमें इंतजार करना चाहिए कि आज वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग है उसके बाद एलानिया जारी होगा या ऐलान जारी होगा। 2 टोक पॉलिसी अपनाने का सर वो ऐलान किया गया। अब ये वल्लाह अलम 2 टोक पॉलिसी आप जरा बेहतर इंटरप्रेट कर लेंगे, वो क्या है हमारी? देखिए आज जो इंटरम चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के, और इस वक्त जो मीटिंग हुई, उसमें ऐन मुमकिन है कि गवर्नर रूल का पंजाब में गौर किया जा रहा हो, और अगर गवर्नर रूल होता है तो इंटरम गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। इंटरम गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है तो ये वो चीज़ है जो एक रिटायर्ड सदर मुमलिकत ने करना है, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो तो आपको पता है सदर मुमलिकत पास रख के बैठ जाएंगे, उन्होंने कौन सा इंप्लीमेंट करानी है। आप चले उससे हट के जो इस वक्त खुर्रम साहब बात कर रहे हैं, ये एक नुक्ता नज़र है इस सिचुएशन को देखने का जी। एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान डिफाइंस शो कर रहे हैं। वो किसी भी और उनके जो कारकुन हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे किसी भी तरीके से। ये उसका दूसरा नुक्ता नज़र है। यानी इसको अगर मैं उस दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ जाऊं तो मुझे फिर याद आता है 12 अक्टूबर 1999 को मुश्किल से 2 दर्जन कारकुन लेके मुशाहिदुल्लाह ने रीगल चौक कराची में मुजाहरा किया जी। उस दिन क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुन जो है वो बाहर निकले और उन्होंने डिफाइंस शो की? ये बात मुझे फिर माजी में ले जाती है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया। पहली मर्तबा तो 5 जुलाई को और उसके बाद उनकी जमानत हो गई थी बिल्कुल। लेकिन जब दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया तो मैं ये आपको कोट अनकोट जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त लड़के थे जी, उनका बता रहा हूं कि हम लीडरान के घरों पे जाते थे कि आप मुजाहरे में आए, हम मुजाहरा अरेंज कर रहे हैं, तो बाहर से ही कह दिया जाता था कि वो घर पर नहीं है।
और उन्होंने कहा एक मरतबा नहीं, कई मरतबा। अब मसला यह है कि अगर 12 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के लोग निकलते तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। नहीं निकले, बहुत से लीडरान अपने घरों में रहे। जो वजीर आजम हाउस में हुआ 12 अक्टूबर को, उसके बाद तो नवाज शरीफ ने अपने सही मुकदमा लड़ा, अपने सही उन्होंने मुकदमा फेस किया, उन्होंने जेल भी देखी, और फिर बाद में जाके कुलसूम नवाज को निकलना पड़ा जी। पार्टी की सेंट्रल कमेटी है वो नहीं निकली, जो कारकुन है वो नहीं निकले। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 11 महीने में आप पीटीआई के से लाख उनकी सियासत से इख्तिलाफ करें, कोई एक लीडर बताएं पीटीआई का, उनके कारकुन बताएं जो अपने घरों में बैठे रहे। वो निकले, वो जितनी भी तादाद में थे वो निकले, उन्होंने एक डिफाइंस शो की। ठीक है, उन्होंने पहले दिन से एक डिफाइंस शो की, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद से वो डिफाइंस शो कर रहे हैं। अब उस डिफाइंस में वो वायलेंट भी हैं, वो इमरान खान की हिफाजत भी कर रहे हैं, वो जितनी भी तादाद में हो लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा ले रहे हैं, वो धरने में भी हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान कभी पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की हुकूमत रिएक्ट कर रही है, एक्ट नहीं कर रही। यानी उनके पास उसका कोई काउंटर पॉलिटिकल जवाब नहीं है। वो इमरान खान को कंडेम कर रहे हैं, इमरान खान को फाशिस्ट कह रहे हैं, इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कह रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ना वो पिछले 11 महीने में लोगों को रिलीफ ऐसा दे पाए कि लोग उनकी तरफ रागिब हों और इमरान खान की पॉलिसी से और उनकी पॉलिटिक्स के खिलाफ आए हों। और तो ये जो सिचुएशन है ये पीडीएम के लिए सोचने की है कि पीडीएम इस चीज को दोनों अंदाज में देख सकती है। एक अंदाज में इमरान खान को फाशिस्ट कह के, ठीक है, और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे उन्होंने एक डिफाइंस शो की है अगेंस्ट द स्टेट आल्सो, अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट आल्सो, अगेंस्ट द पीडीएम गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा सर, ये एक बड़े मुख्तलिफ से व्यूज हैं। खुद इमरान खान साहब की जमात फैशिस्ट है, जो उनका कॉन्डक्ट है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर मजीद एक्सपेंड करें। नुसरत जावेद साहब ने एक वाइटल पॉइंट रेज किया कि इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से अब तक अपनी नाअहली का जो पूरा प्रोसेस जो कि इसका आगाज होना था उसको अवॉइड किया है, बल्कि धकेल दिया है इतना पीछे उस प्रोसेस को कि उनकी गिरफ्तारी अब लगभग आज के हालात में ऐसा है कि नामुमकिन है। उस एक हुकूमती मौक़िफ़ ये हो सकता है कि जी हम बड़े कॉशियसली ट्रीट करते हैं बिकॉज हमें हमारा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी कारकुन को कोई नुकसान पहुँचना चाहिए, बट रेट ऑफ द स्टेट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। मदद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के वोटर, उनके सपोर्टर ने पहले दिन से जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं डिफाइंस शो किया और बड़ी कामयाबी से की है, बाकी जमातें ये नहीं कर सकी, और ये बात अपनी जगह मौजूद है। ज़रा ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे कि इफ़ दिस इज़ टू कंटिन्यू लाइक दिस, अगर ये ऐसा ही चलता रहा, फिर क्या इमरान खान साहब ने ये मिसाल कायम कर दी है कि वो रियासत और रियासत की जो कानून है उसकी अमलदारी से ज़्यादा ऊपर है, इज़ बियॉन्ड दैट, और उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एक ब्रेक के बाद बस आते रहिए। आज वज़ीर आज़म हाउस में जो इत्तेहादी जमातों का इजलास था उसमें जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका चश्मे लगाकर जायज़ा लिया गया, बिल्कुल ठीक। इजलास में इमरान खान साहब से मुतालिक जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाने की बात की गई, अब अल्लाह आलम वो दो टोक मौक़िफ़ क्या है वो खुरम साहब बता सकते हैं शायद हमें, और ये भी कि मुल्क में जो अफरा तफरी पहनाने वाले लोग हैं उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये तो पॉलिसी स्टेट की गिवन होती है कि जो अफरा तफरी फैलाएगा आप उससे आईनी हाथों से निपटेंगे। बट सवाल ये है खुरम साहब, चले ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह, 1999 में जब कू हुआ 12 अक्टूबर को, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर सारा कुछ नहीं था, ना ही फेसबुक थी, ना ही उस तरह से वो सब कुछ था, लेकिन रेजिस्टेंस वो नहीं थी जो कि इमरान खान साहब के लोगों ने दी आपके खिलाफ। तो आपके पास तो मुद्दा भी था कि मुल्क में एक गैर आइनी तर्ज हुकूमत आ गया, मार्शल लॉ लग गया, एक मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया गया, लेकिन वो रेजिस्टेंस सामने नहीं आई। मदर साहब ये कह रहे हैं इमरान खान साहब का वोटर उन्हें सही समझता है, गलत समझता है, उसने रेजिस्टेंस दी है पूरी स्टेट को, उसने हुकूमत को भी टेक ऑन किया, बकौल मदर साहब के एस्टैब्लिशमेंट को भी रेजिस्टेंस दिखाई, और वो अब तक कामयाबी से चल रहे हैं आगे। तो इफ दिस इज टू कंटिन्यू सर, तो फिर बसद एहतराम, निहायत एहतराम के साथ क्या हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ ही अपनाती रहेगी कागज़ के ऊपर, या कुछ आगे भी मामला चलेगा? ये खुरम साहब आप माइक सर ऑन कर लीजिएगा, माइक म्यूट हुआ हो सर।
ओके जी जी, दोबारा सर शुरू। जिस चीज को मजहर अब्बास साहब और नुसरत जावेद साहब कामयाबी कह रहे हैं, अगर ये मयार अब एस्टैब्लिश हो गया है तो इसका मतलब है कि मुल्क में खाना जंगी होगी। अगर सियासी जमातों को ये कामयाबी हासिल करने के लिए फिर अगर तशद्दुद करना है, उन्होंने पेट्रोल बम फेंकने हैं, उन्होंने गोलेलें चलानी है, उन्होंने डंडे लेके पुलिस अफसरों को जदोकोब करना है, उन्होंने पुलिस की गाड़ियां उठाकर नहर में फेंकनी है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगानी है, निहत्ते सिविलियंस के मोटरसाइकिलों को आग लगानी है अदालत के बाहर, तो फिर अगर ये कामयाबी का मयार ये मीडिया और हमारी जो ओपिनियन मेकिंग क्लासेस हैं वो तय कर देंगी, इसका मतलब है कि ये फाशिज्म की जीत है। ये बात हमें याद रखने की है कि पीडीएम में मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में नाम लेकर सर्विंग जनरल्स को क्रिटिसाइज किया जी, एक पत्ता नहीं टूटा। कोयटा में, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में एक पत्ता नहीं टूटा। यहां तो 48 घंटों में एक इस तरह का माहौल बना दिया गया। और मैं फिर दोहरा दूं, ये माहौल जो ज़मान पार्क के बाहर देखा है, ये डी चौक में गुजर चुका है इस कौम के ऊपर। डी चौक में भी इसी तरह दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को इसी तरह डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन की करोड़ों की अमलाक को ये जत्था तोड़ चुका है। सर अब ये फरमा चुके हैं, बट आई एम आस्किंग यू फॉर द सॉल्यूशन। सोहन साहब, आई एम आस्किंग यू फॉर द सॉल्यूशन सर। ये सॉल्यूशन दो ही है सामने। एक तो ये है कि हम इसकी सिफारिश भी कर चुके हैं कि अब इससे ज्यादा किसी भी मुसल्लह जत्थे को, जो इससे पहले हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में भी सह चुके हैं, तहरीक लबैक ने भी 2021 में इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर जो 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था, 250 से ज्यादा उनको जख्मी किया था, या तो उनसे निपटा जाए। दूसरा तरीका यह है कि फिर सियासी जमातें आजाद हो जाए, कि सब अपने अपने पेट्रोल बम निकाल लें, सब अपने अपने जो है वो लेने निकाल लें, जो शायद मीडिया में जो हमारे पंडित साहब की ख्वाहिश है कि भाई कामयाबी का तो यही तरीका है कि भाई मारो, पुलिस को मारो और बच जाओ। तो अगर कानून से बचने का, और हम सबका तो ख्याल ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून की अमलदारी हो, लेकिन मैं दोहरा दूं, अगर मुअक्कर जो हमारे तज्जिया निगार हैं वो कामयाबी का मयार ये सेट करेंगे कि आप लोगों को डंडे मारकर, गाड़ियों को आग लगाकर, पेट्रोल बम फेंक कर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आप बच सकते हैं कानून से, तो फिर सारी जमातों के हाथ आजाद खुल जाएंगे, सब आजाद हो जाएंगे। फिर हम सब जो है, तो ये किसी भी तरह भी जिसको आज हम कामयाबी समझ रहे हैं वो पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के लिए जहर है। हमें सबको बजाय ये कि हम उसको तारीफ करें कि ये कामयाबी है, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दैट सेड, ये हमारी बतौर हुकूमत जिम्मेदारी है कि हम इसे सख्ती से निपटे। और फिर मेरी ये भी तवक्को है कि जब हम सख्ती से निपटेंगे तो फिर इसको सियासी इंतकाम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हमलावर हुए हैं और आज के लिए हमला हुए। 9 साल से इन्हें बर्दाश्त किया जा रहा है कि कभी अक्टूबर 2014 में आते हैं, ये अक्टूबर 2016 में आते हैं, ये 2022 में आते हैं। ये सर आपने पंडितों की जिक्र किया ना, सर आप, मेरी गुजारिश ये है कि फिर जब आनी हाथ आएगा तो फिर इसे सियासी इंतकाम कह के उसको फौरन उस पर तबर्रा ना फेंक दे। ठीक है, ये आपने पंडितों का जिक्र किया जो कि जारी बात है लीडिंग ओपिनियन मेकर्स हैं, तो 2 शख्सियात इसी प्रोग्राम में मौजूद है। मैं ब्रेक के बाद जरा उनसे पूछ लेता हूं कि आपने जो कामयाबी की बात की उस पर खुरम साहब ने भी कहा कि आपने अजीब मेयार बना दिया है, ये कामयाबी नहीं, ये तो फिर फैशिज्म है। एक ब्रेक के बाद मैं जरा मदद साहब, जावेद साहब के पास आऊँगा, अगर इस पर बात कर लेते हैं। खुरम साहब भी हमारे साथ है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नुसरत जावेद साहब, खुरम साहब कहते हैं आपने इसे कामयाबी गर्दान दिया इमरान खान साहब की, ये फैशिज्म है, और अगर कल रियासत उनसे निपटने का सोचती है तो फिर बकौल उनके हम ही लोग कहेंगे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, बड़ी ज्यादती की जा रही है सियासी जमातों के साथ, सियासी वर्कर्स के साथ। एक चीज़ जिससे मैं डिसएग्री करूँगा बहुत एहतराम के साथ खुरम साहब से, कि आप तहरीक तालिबान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। वो एक सियासी जमात है, हर असम्बली के अंदर उनके मेम्बरान मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म मौजूद है, उनका तर्ज़ अमल शिद्दत
पसंदाना अगर हो गया वो अलहदा बात है, बट नुसरत साहब कामयाबी नहीं है सर, ये इसको कंडेम करना चाहिए, बकौल खुर्रम साहब के ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए हमें। मुनीब साहब, अर्ज़ ये है कि मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पाया, और दूसरी बात यह है कि जब आप वज़ीर बन जाते हैं ना और सियासी कारकुन नहीं रहते, तो इन्होंने बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत शफ़क़त से मुझे जो है वो फिस्तायत का सहूलतकार और उसका चीयर लीडर करार दे दिया। इनका बहुत शुक्रिया। और साथ में ये भी है कि इस फिस्तायत से चूँकि इन्होंने नहीं सर, आप देखिए ना, मैंने आपकी बात में गुफ्तगू में कुछ नहीं कहा। एक बात जो है वो सिर्फ मैं यानी मज़हर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब आप आवाम की, इनकी, इमरान खान साहब की ताकत की बात करते हैं तो खुदा के लिए 1983 भी याद कर लीजिए, जब हुजूम पर जमहूरियत की बहाली का नारा करने वाले नहत्ते ख़वातीन पर हेलीकॉप्टर से जो है वो गोलियां बरसाई गई थी। तो खुदा के लिए ये ना कहें कि हमारी तारीख़ में पहली मरतबा मज़ाहमत हुई है। हाँ, ये कह लें कि मार रोड लाहौर में ज़मान पार्क जैसे पौश इलाक़ों में पहली मरतबा मज़ाहमत देखने में आई है, मैं ज़रूर मान लेता हूँ, लेकिन ये ना कहें, खुदा रहा 1983 की तहरीक को न भूलें। अब आ जाएं जी वापस इस सवाल की तरफ। सर, मुझे ये बताइए कि फिस्तायत का मैं तो सहूलतकार हूँ, उसका चीयर लीडर हूँ। जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन किसने दी थी? मैंने। किस बात पे दी थी? अच्छा जी, यहाँ पे जब फैज़ाबाद में वो बैठे हुए थे तो उनके साथ मुआहदे के लिए दस्तखत किसने की और उसकी इजाज़त किसने दी थी? ऐसे न करें सर। गुजारिश ये है कि देयर वाज अ डील। छोटे भाई ने कहा भाई मैं तो करना, निकलो ना। आपको याद है उन दिनों मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जुलूस लेकर आए हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान को हमारी तहजीब के बरखिलाफ मियाँ नवाज शरीफ की अयादत तक की इजाज़त न दी गई। तो देखिए, मसला ये है कि आप जब ताकत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाएंगे और आपकी हमायत में फिर लोग बाहर ना निकलें, तो आप मेरे जैसे लोगों को जब हम कहें कि हाँ जी उनके लिए लोग आ गए हैं बाहर, आपके लिए नहीं आए, तो हमें सहूलतकार या उसके चीयर लीडर ना कहें। खुदा के लिए भाईजान, हम तो सिर्फ ये रो रहे हैं कि चूंकि आपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने पाकिस्तान को फेटस से निकलवाने के नाम पर आए हुए कानून को बिला बहस किए हुए, बावजूद इसके कि शाह महमूद कुरैशी खड़ा होकर कहता है कि जी इसके इवज़ हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, आप लोगों ने अंगूठे लगाए। 12 मिनट रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो है साहब वो एक्सटेंशन दी गई जी। उनका क्यों नहीं जिक्र करते आप? आप जब अपने असूलों को तज देंगे, भुला देंगे, तो लोग आपके लिए मरने को, लड़ने को हरगिज तैयार नहीं होंगे। हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो वैल्यूज को ला ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जी सियासत में अहदाफ होते हैं। इमरान साहब का हदफ ये था कि वो प्रोसेस ना हो, उसमें वो कामयाब रहे हैं, और उसकी कामयाबी की वजह ये है कि इस हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि मालूम आसी गई है। एक बात मदर साहब, वैसे ये जो अभी जनरल बाजवा साहब की बात हुई, नून को तो वैसे आजकल कोई खास जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से अपना इजहार मोहब्बत अक्सर करते हैं, लेकिन बाजवा साहब का जिक्र नहीं करते क्योंकि शायद कोई अब प्रॉब्लम नहीं है जनरल बाजवा साहब से। हालांकि जो चीफ क्रिएटर थे इमरान खान साहब की हुकूमत के, वो तो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे, लेकिन आज के हालात के अंदर कम अज़ कम जो मेरे ख्याल में जो एक डोमिनेंट बात जो कि खुर्रम साहब की सारी गुफ्तगू से है, वो ये कहते हैं कि यार हम अब अगर रियासत की अमलदारी का मैं ताना दे रहा हूँ उन्हें कि भाई करवा लें आप रियासत की अमलदारी, कानून की अमलदारी करवा लें, तो वो कहते हैं फिर अगर हम ये करवाएंगे तो फिर आप ही हम पे तबारा ना भेजा जाए कि हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। देखिए, पहले तो एक क्लैरिफाई कर दूं, जो नुसरत साहब बात कह रहे हैं, मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जो 77 से 79 तक का पीरियड था, जब भुट्टो को फांसी हुई थी। उस वक्त कारकुनों ने खुद अपने आप को जलाने की थी। वो क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि पार्टी की लीडरशिप कोई कॉल नहीं दे रही थी। उस वक्त तक उनको उन सबको ये कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, हम कॉल देने वाले हैं, इंतजार करें। ये वो पीरियड की बात है जब भुट्टो फांसी चढ़ गया, और कारकुनों ने तो फांसी चढ़े हैं कारकुन।
हजारों के कारकुन कोड़े खाए हैं। 83 की मूवमेंट तो बहुत बाद में आई है एमआरडी की, और उस मूवमेंट में बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन वो जो पीरियड था जिसमें वो भुट्टो को बचाना चाह रहे थे, उस पीरियड में पार्टी की लीडरशिप ने कोई रोल प्ले नहीं किया। और इसी तरह 12 अक्टूबर को आप देखें कि जब परवेज मुशर्रफ ने और उनकी खुसूसी अदालत ने नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सजा दी, आप मुझे बताएं उस उम्र कैद के खिलाफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने कितने मुजाहरे किए? वो तो उसके बाद तो उनकी डेथ सेंटेंस की तरफ चले गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो इतनी बड़ी जमात थी पंजाब में, बताए ना पंजाब में कितने मुजाहरे हुए थे उस सजाओं के खिलाफ। ये वो बात हो रही है फाशिज्म या उसकी? आप मुझे बताएं जितने बाई इलेक्शन पीटीआई ने लड़े हैं, कितनी जगह वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। तो जहां वो चीज हो रही है, बिल्कुल पुलिस पर अटैक्स हो, गाड़ियां पुलिस मोबाइल जलाना हो, उसकी कोई वो नहीं करता। लेकिन एक प्रोसेस वो है, वो तो इलेक्शन वो 10 अप्रैल को भी कह रहे थे नए इलेक्शन करवा दें, उसके बाद भी कह रहे थे नए इलेक्शन करवा लें। हमने बेसिकली पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज ही नहीं किया, चाहे इलेक्शन के उसमें इमरान खान का भी कसूर है। ठीक हो गया, वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं हुए उसमें उस चीज के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान या मीर गौस बख्श बिजिंजो नहीं जो मीडिएट करवाए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट वर्ड खुर्रम साहब, अगर आप जस्ट लाइक 10 सेकेंड सर, कोई पॉलिटिकल डायलॉग की गुंजाइश है या बस कोई ना ही समझा जाए? जी, सब लोग भूल जाते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पूरी आबोताब के साथ मौजूद है, तमाम जमातों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 11 माह में एक दफा भी ये इंदिया नहीं दिया कि वो किसी किस्म की संजीदा गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। हम हमेशा गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। हमने हाजिर सर्विस जनरल्स को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन हमने उस जलसे में भी पेट्रोल बम नहीं फेंके और पुलिस को जदोकोब नहीं किया। तो हमारा रिकॉर्ड तो पुरअमन का है, और इस पुरअमन जो जहद है उसमें अब एक फाशिस्ट हमलावर है, तो जरूर हमें जो है वो हिटलर के सबक सीखना चाहिए। वोट उसने भी बड़े लिए थे, मकबूल वो भी बहुत था। ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा। रियासत है और रियासत का एक कानून है, उसकी अमलदारी मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपने तहत करनी है जो जितनी पाबंदी मुझ पे लाजिम है। लेकिन रियासत की रिट इस्टेब्लिश करना हुकूमत वक्त का काम है, और अगर हुकूमत उसमें चूकती है तो फिर जिम्मेदार भी उसकी हुकूमत ही है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।